अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व CLP लीडर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर जुमेरात यानी 7 दिसंबर को 1:04 पर हलफ लेंगे। बशीरबाग में वाक़ लाल बहादुर स्टेडियम में हलफ बर्दारी तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, जहां तवक्को है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला से कसीर तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुन इस तकरीब में शिरकत करेंगे। मालूम हुआ है कि रेवंत रेड्डी के साथ चंद वज़रा भी हलफ लेने वाले हैं। इब्तिदा में 9 वज़रा की हलफ बर्दारी का अंदाज़ा किया जा रहा है, ताहम 18 वज़रा पर मुश्तमिल मुकम्मिल काबीना की हलफ बर्दारी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा रहा है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन रेवंत रेड्डी और वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। खबलजी हलफ बर्दारी तकरीब सुबह 10:28 पर मुकर्रर की गई थी, ताहम वक्त में खदरे तब्दीली की गई। अब यह तकरीब 1:04 पर दोपहर में मुनक्किद की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शेंडलिया और दूसरे ओहदेदारों ने चारशंबे को LB स्टेडियम का दौरा करते हुए हलफ बर्दारी तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया। इम्कान है कि कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन बशमुल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार, कर्नाटक के कई वज़रा और पार्टी कायदीन के अलावा दूसरी रियासतों के पार्टी कायदीन भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसी दौरान ज़राए ने बताया कि हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर्स और तेलंगाना कांग्रेस उमूर के साबिक इंचार्जेस को भी तकरीब में मदऊ किया गया। ख़ासतौर पर हलफ बर्दारी तकरीब में तेलंगाना के लिए शहीद होने वाले 300 अफराद के अरकान ख़ानदान को भी PCC की जानिब से शिरकत के दावतनामे रवाना किए गए हैं। इसी तरह तेलंगाना तहरीक के 250 जहदकार भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किए गए हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में 1,30,000 अफराद की शिरकत के इंतजाम किए गए हैं। नामजद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अवाम के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए समाज के तमाम तबकात के अवाम को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की है। Seventh. Probably yes. Okay, thank you. रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने LB स्टेडियम में इंतजाम का जायजा लिया। शांति कुमारी ने LB स्टेडियम में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में DGP रवि गुप्ता, एडिशनल DG CV आनंद, शिवधर रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडलिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज शैलेजा और कई दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर इत्तलात अशोक रेड्डी, हैदराबाद कलेक्टर अंदीप, राजभवन सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन, मुख्तलिफ महकमों की सीनियर अफसरान, अवामी नुमाइंदे इस इजलास में मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि, वेम नरेंद्र रेड्डी, अंजन कुमार यादव और दीगर भी मौजूद थे। शांति कुमारी ने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि वो रियासत के वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए वसी इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के लिए बगैर किसी दिक्कत के मुनासिब इंतजाम किए जाएँ और स्टेडियम में साफ़ पानी और दीगर सहूलियात फराहम किए जाएँ।
నరేష్ రేపు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి నుంచి రైట్ సైడ్ స్టేజ్ దానికి ప్యాసేజ్, లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి ప్యాసేజ్. రైట్ సైడ్ దానిలో ఎమ్మెల్యేస్ కూర్చొని ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరైతే ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలో వాళ్ళకి వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి ఓన్లీ వీఐపీ మనము. So discussions on about the arrangement. कांग्रेस के एक वफद ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात करते हुए पार्टी के असेंबली के लिए 9 मुंतखब 64 अरकान की फहरिस्त हवाले की। उन्होंने कहा कि उन तमाम अरकान ने रेवंत रेड्डी को CLP लीडर मुंतखब किया है। उनकी दस्तखतों के साथ एक मकतूब गवर्नर के हवाले किया गया। इस वफद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौर, सीनियर नायब सदर मल्लू रवि और दूसरे मौजूद थे। उन्होंने गवर्नर से ख्वाहिश की कि जुमेरात की दोपहर शहर के LB स्टेडियम में होने वाली तकरीब हलफबरदारी के इंतजाम को यकीनी बनाएं। फोटो सर, नमस्ते सर। హైకమాండ్కి నిర్ణయాన్ని వదిలేసి ఏకాగ్రీవ తీర్మానం చేయడం, వ్యక్తిగతంగా డీకే శివకుమార్ గారిని, జార్జ్ గారిని కలిసి CLP నేత ఎంపిక పైన వారిచ్చినటువంటి అభిప్రాయం మేరకు నిన్న ఢిల్లీలో కేసీ వేణుగోపాల్ గారు మెజారిటీ శాసనసభ్యుల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు CLP నాయకుడిగా యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రకటిస్తూ నేను ఢిల్లీలో ప్రకటన చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రకటన ధర్మిలా మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని మొన్ననే గవర్నర్కు చెప్పడం, ఇవాళ మేము 64 మంది శాసనసభ్యులు సంతకాలతో కూడిన జాబితాను, అదేవిధంగా రేపు మధ్యాహ్నం 1:04 ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అనేటువంటి అధికారిక లేఖను 64 మంది శాసనసభ్యులు పెట్టిన సంతకాలు పెట్టిన జాబితాను జత చేసి ఇవాళ రాజ్భవన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వారు లేఖ తీసుకొని రేపు మధ్యాహ్నం లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో 1:04 ప్రమాణ స్వీకారానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తామన్నటువంటి మాట వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అధికారికంగా రేపు మధ్యాహ్నం 1:04 హైదరాబాద్లోని లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ప్రజల సమక్షంలో, వేలాది మంది ప్రజల సమక్షంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా। तेलंगाना में नई हुकूमत की तश्कील के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन ने जश्न मनाया। मुलाजिमीन ने आतिशबाजी की। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि वो मुलाजिमीन तंजीमों के साथ मिलकर मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नई हुकूमत में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी होगी और वो रियासती हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो रियासती हुकूमत के मसाइल की यकसोई के लिए कोशिश करेंगे।
असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद फार्म हाउस में मुकीम साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने आज उनके आबाई गांव चिंता मुड़का के 540 अफराद पहुंच गए। जराये के मुताबिक 9 बसों में चिंता मुड़का गांव के मर्द और खवातीन ने आज दोपहर इरावली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर गांव वालों ने सदर BRS को देखकर जज्बात से मगलूब हो गए और जय KCR और KCR जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बायस फार्म हाउस में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। इब्तिदा में उन अफराद को KCR के फार्म हाउस जाने से पुलिस ने रोक दिया था और तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद उन तमाम को फार्म हाउस जाने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर साबिक वजीर हरीश राव और BRS के चंद कायदीन मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम की आवाज़ KCR और BRS पार्टी है, इसीलिए मैं नहीं समझता कि अवाम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ एक आर्जी स्पीड ब्रेकर है और ये खलील मुद्दत के लिए है। सिलसिला में अम्बेडकर जयंती के मौके पर BRS के दफ्तर में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि इंतखाबात में कभी कभी तवक्को के मुताबिक नताइज बरामद नहीं होते, ये एक आम बात है, लेकिन शिकस्त से हमें मायूस और नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का जन्म ही जद्दोजहद से शुरू हुआ और जद्दोजहद करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं उन पर अमलावरी के लिए वो अवाम की तरफ से हुकूमत पर दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में इख्तिदार आना और जाना एक मामूल है। अवाम ने हमें 2 मरतबा मौका फराहम किया और इस मरतबा अपोजिशन का मौका दिया। अवाम ने अपोजिशन का जो रोल निभाने के लिए दिया है उसे भी निभा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिलसिला में कामयाबी के लिए वो रकम और शराब तकसीम ना करने का जो साबिक में वादा किया था वो इस मरतबा भी इस वादे को पूरा करके दिखाएंगे। ఎవరు ఎన్ని రకాల ప్రలోభాలు పెట్టినా ఎన్ని రకాల కుట్రలు చేసినా వాళ్ళ సిరిసిల్ల ప్రజలు మాత్రం మళ్ళీ ఒక్కసారి అభివృద్ధికే పట్టం కట్టినందుకు, సంక్షేమానికే పట్టం కట్టినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా నా ధన్యవాదాలు. మా నాయకులు, మా కార్యకర్తలు అందరూ కూడా మరి చాలా కష్టపడి గత 100 రోజులుగా పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు. గ్రామీణ స్థాయిలో ఉండే కార్యకర్తల నుంచి మొదలు పెడితే పట్టణంలో ఉండే కార్యకర్తల దాకా ప్రతి ఒక్కరూ నిర్విరామంగా గత 100 రోజులు పనిచేయడం వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. అయితే ఎన్నికల్లో అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి అనుకోని ఫలితాలు రావడం సహజం. కాబట్టి ఈ ఫలితాలతో నిరాశ చెందవద్దని, ఎందుకంటే ఈ ఫలితాలు ఏవైతే వచ్చినాయో కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి ఫలితాలు వచ్చినాయి నేనైతే అనుకుంటా ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ ఫలితాలతో ఎవరు నిరాశపడవలసిన అవసరం లేదు.
ఎందుకంటే మనది ఉద్యమం నుంచి వచ్చిన పార్టీ, పోరాట పందాను ఉనికి పుచ్చుకొని మొదటి నుంచి కూడా పోరాటాలు చేస్తూ పైకి వచ్చిన పార్టీ. మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్గా ఉన్నా, ఈరోజు బీఆర్ఎస్గా ఉన్నా, పోరాటాల నుంచి వచ్చిన పార్టీ. बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि ने आज एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के मुंतखब अरकान उलझन का शिकार है। ऐसे में बीआरएस पार्टी का हुकूमत में आना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनगांव में बीआरएस के दफ्तर में मकामी पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कडियम श्रीहरि ने यह भी दावा किया कि बीआरएस के पास सिर्फ 39 अरकान नहीं है, बल्कि अपनी हलीफ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर अरकान को मिलाकर ये तादाद 56 हो जाती है, जिसमें कांग्रेस के नाराज अरकान भी शामिल हैं। उन्होंने सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव को शेर से ताबीर करते हुए कहा कि शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो शिकार के लिए तैयार हो रहा है। केसीआर नाम का शेर बहुत जल्द बाहर आएगा। बीआरएस के कायदीन और कारकुनों को मायूस और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत होकर 31 साल गुजर चुके हैं। आज बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी थी। अयोध्या पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के निज़ाम के बाद मुल्क के कई इलाकों में तशद्दुद बरपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि शहर में आने और जाने वाले लोगों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई और उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और कुछ तंजीमों ने इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए। हमें कुव्वत और ताकत हासिल करनी होगी और इस बात का यकीन रखना होगा कि वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह ताला जमाने को बदलता रहता है। आज हालात हमारे खिलाफ हैं तो क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म से हालात बदल सकते हैं। और लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। हमें इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के मुजरिम दुनिया में जरूर जलीलो खार होंगे और हमें इस बात का अहद करना होगा कि अल्लाह ताला जब हमें कुव्वत और ताकत देगा, हम बाबरी मस्जिद को दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद उस वक्त तक बरकरार रखेंगे, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। ये हम सब मुसलमानों का फर्ज अव्वलीन है। मुल्क में हज 2024 के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज़ कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज की पासपोर्ट की मियाद 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। हज पॉलिसी 2023 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि हज 2024 के लिए जारी करदा फॉर्म पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ हाजियों को हर किस्म की सहूलियात के लिए मुल्क भर में 25 सेंटर्स कायम किए गए हैं। साल 2024 में हज का VIP कोटा ख़त्म कर दिया गया है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हज का सफ़र मुमकिन हद तक सस्ता रहे। आज तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज हाउस नामपल्ली में फ्री ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फैसिलिटेशन काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी वो लोग जो है सेंट्रल हज कमेटी जो है ऑनलाइन कर दी परसों से और लोग फॉर्म लेना भी शुरू कर दिए और हमारे पास जो है आज से शुरू करें। मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पे मुश्किल हो रही, दुश्वारी हो रही है तो यहाँ पर हज कमेटी में आकर आप लोग अपना फॉर्म ये कर सकते हैं, यहाँ पर मालूमात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है पासपोर्ट की डेट भी जो है एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 तक रहना चाहिए डेट एक्सपायरी। जैसा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, अगर नाम उड़गा भी अगर एक्सपायरी है तो भी नहीं जा सकते हो।
तो उसी लिए जो है पासपोर्ट भी चेक कर लेना चाहिए। जो साहिबीन, जो हाजी साहिबान जो हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग, और एक ही बार जो आइंदा साल गए वो लोग फिर ये साल नहीं जा सकते। कानून उसी तरीके से आया सो है। और दूसरी बात ये है कि एक कवर में 5 जने, कवर नंबर पे एक रूम में 5 जनों को अलॉट करे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि नुमाइंदगी करेंगे, मीटिंग बुलाने वाले थे। अभी इलेक्शन आ गया, ये सब चीज़ें आ गए, इसमें आके वो लोग कॉन्फ्रेंस अभी बुलाए नहीं। जब भी बुलाएंगे, जैसा भी हालात रहेंगे उस पर बात करेंगे अपन। और हाजियों को जो है 20 तारीख लास्ट डेट है, और फिर उसके बाद में डेट बढ़ाना कम करना वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी वो। तो अगर वहाँ से डेट आएंगी तो फिर एक 2-4 दिन का ग्रेस टाइम मिल सकता है फार्मों के लिए। मिशोंग समुद्री तूफान जो 2 दिसंबर को खलीज बंगाल से निकला और 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया, उसने काफ़ी तबाही मचाई है। इस तूफान ने चेन्नई में और तेलुगु रियासतों में काफ़ी बर्बादी मचाई है। चेन्नई में एक दिन में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से गुज़िश्ता 2 रोज़ से कई इलाके सैलाब की जद में हैं। कई इलाकों में 72 घंटे से बिजली नहीं है और इंटरनेट बंद है। हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टरों के जरिए सैलाब में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु में तूफान की वजह से रियासत में 2 दिनों में 3 माह की बारिश हुई। चेन्नई शहर पानी में डूब गया, जिससे 20 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने चाशुम्बे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर 5060 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। DMK MP TR बालू ने इसे कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया। रियासत के चेन्नई, चिंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम अजला के स्कूलों में मुनक़िद होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। वहीं वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर तूफ़ान की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले लोगों के तई ताज़ियत का इजहार किया। वहीं IMD के डायरेक्टर जनरल ने चाशुम्बे को कहा कि मिशोंग समुद्री तूफ़ान कमज़ोर हो गया है, अब इससे किसी नुकसान का खतरा नहीं है। అది మామూలుగా ఉండో లాగెత్తే పైకి లాగెత్తది. లేపేస్తే మొత్తం లేపేస్తారు. చాలా तूफान के असर से तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान खम्मम जिले में दीवार गिरने के नतीजे में शोहर बीवी की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 45 साला पुल्लैया और उसकी बीवी 48 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई। उनका ताल्लुक नीलाकुंडापल्ली मंडल के चिरवू माधारम से बताया गया। मालूम हुआ कि उनका मिट्टी का कदीम घर था। पीर से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से दीवारें भीगकर खस्ता हो गई थी और मंगल की आधी रात जब ये जोड़ा सोया हुआ था, अचानक दीवार गिर पड़ी। इसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशकयासी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंचिरियाल, पेदपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म अजला में बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। इसी तरह मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, निज़ामबाद, करीमनगर, वरंगल और नलगुंडा में भी मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। तूफान के असर से मौसम में तब्दीली के बाइस दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। आज़म तरीन दर्जे हरारत में 2 डिग्री की कमी आई है। दर्जे हरारत में कमी की वजह से सर्दी की लहर में इजाफे की भी पेशकयासी की गई है। रियासती असम्बली के इंतखाबात होकर अभी बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस सिलसिले में कमीशन ने बताया कि जनवरी-फरवरी 2024 में रियासत भर में सरपंचस के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे, क्योंकि सरपंचों के ओहदे की मियाद 31 जनवरी 2024 को ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र जनवरी के अवाखिर तक पंचायत इंतखाबात करवाने का मंसूबा है। बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वह हर ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड मेंबर के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश करें, जिस पर हर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को इसकी तफसीलात रवाना कर दी हैं। इसका जायज़ा लेने के बाद ग्राम पंचायतों और सरपंच और वार्ड मेंबर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत दी जाएगी। रियासती असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले 119 अरकान में 114 अरकान करोड़पति हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडिया, जो वक्तन फ़ौक़तन असेंबली इंतखाबात के लिए मुकाबला करने वाले मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों के असासों और उनके खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमात और उनकी तालीमी काबिलियत को मंजर आम पर लाती है, उसने आज एक रिपोर्ट में कहा कि तेलंगाना असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले अरकान में 82 अरकान के खिलाफ माफ़ कीजिएगा 119 अरकान में से 82 अरकान के खिलाफ फौजदारी नौयत के मुख्तलिफ केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा 119 अरकान में 72 अरकान ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और दीगर आला तालीम याफ्ता हैं, जबकि 40 अरकान 5वीं जमात से 12वीं जमात तक तालीम हासिल कर चुके हैं। 5 अरकान डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जबकि 2 अरकान को सिर्फ पढ़ना आता है। इसी तरह 25 से 50 साल की उम्र वाले 23 अरकान हैं। 51 से 80 साल उम्र के 96 अरकान हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 100 अरकान में 10 खवातीन हैं, जबकि 2018 में रियासती असेंबली में 6 खवातीन की नुमाइंदगी थी। जयशंकर भोपालपल्ली में वाक़ बीआरएस पार्टी के दफ्तर में चोरी का वाक़या पेश आया। असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों के अख्ताम के बाद दफ्तर में लोगों की आमद और रफ्त कम हो गई थी। मंगल की रात नामालूम अफराद दफ्तर के अगबी सिमत के शीशे तोड़कर ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने वहां से 2 कंप्यूटर्स की चोरी कर ली। इस सिलसिले में साबिक रुकन असेंबली रमना रेड्डी के पीए विनोद ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और छानबीन कर रही है। जिले यादाद्री भुवनगिर में दिन दहाड़े चोरी का वाक़या पेश आया। एक रुकी हुई बाइक से नगद रकम पर मुश्तमिल बैग की चोरी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक बीबीनगर मंडल के रावी पहाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकटेश ने बैंक से 86,000 रुपये निकाले थे। उसने रकम का बैग अपनी बाइक में रखा और मवेशियों की अद्वियात खरीदने के लिए दुकान पर गया हुआ था कि इसकी वापसी तक किसी ने रकम की चोरी कर ली। यह मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस इसकी बिना पर जाँच कर रही है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हो गया। ऐवान में बहस के दौरान अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा UN ले जाना गलती थी। कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई। 70% की कमी आई। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं सर। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।